ये अब टॉपिक 8 आ गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में मैं काफ़ी पिछले वीडियोस से बात कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बताऊँगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताऊँगा। तो क्या है एक्चुअली बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि क्या होता है और क्यों होता है। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये एक तरह से आपकी देश की बैलेंस शीट है। तो इसके बाद बैलेंस शीट P&L जो बोलना चाहिए, एक तरह से आपके देश का जो फॉरेन करेंसी में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनके हिसाब रखता है ये, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अलग अलग चीज़ों में। तो शुरू करते हैं। मैं इंट्रोडक्शन एज इट इज़ नहीं बताऊंगा, मैं मीनिंग में जाऊंगा। मीनिंग में पूरे में सब सिर्फ एक ये डेफिनेशन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं आपको वैसे भी बताने ही वाला हूँ। तो क्या है? The balance of payment of a country is a systematic record of all economic transaction between the residents of the reporting country and the residents of foreign country during a given period of time. ये क्या कहता है, एक हम छोटे से डायग्राम फॉर्म में समझेंगे। कंट्री ए में 1000 लोग रहते हैं, कंट्री बी में 800 लोग रहते हैं। ये 1000 लोगों ने, इन लोगों ने कुछ प्रोड्यूस किया, इन 1000 लोगों ने वो चीज़ जो है परचेज़ करी, ठीक है, परचेज़ करी। कितने में? लेट्स से इन्होंने 100 यूनिट पर प्रोड्यूस कर रहे थे, 10,000। चलो क्या रहेगा, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। इन लोगों 800 लोगों ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे और इन सब ने 10-10 यूनिट कंज्यूम कर लिए। कितने पे? एट ₹10 पर यूनिट। सिंपल, यानी कि 1 लाख की ट्रांजैक्शन हुई, नेट वैल्यू 1 लाख में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इनकी साइड से गया पेमेंट। अगर मैं ये ए का लिख रहा हूँ, ये पेमेंट सेक्शन है, और ये रिसीट सेक्शन अगर मैं लिख रहा हूँ, तो 1 लाख का पेमेंट गया। और इन लोगों ने लेट से 10,000 ही प्रोड्यूस करा, इन्होंने भी परचेज करा वो 10,000 परचेज इन्होंने किया 12 रुपये पर यूनिट पे, ठीक है, 12 रुपये पर यूनिट पे परचेज करा। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। तो अब ये ऐसे इक्वल तो है नहीं, मैं इसको ऐसे इक्वल बोल नहीं सकता। ए के पास 20,000 रुपये ज़्यादा है, तो ये 20,000 रुपये जो है ए के लिए एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक्चुअली क्या है? ये 20,000 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नहीं है, ये जो ए ने बनाया है ना, परचेज और रिसीट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ एक शीट है जिसमें आपको सारा डेटा आपका एक जगह पे अवेलेबल हो जाता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो शीट हम प्रिपेयर कर रहे हैं परचेज रिसीट्स का, उसका है। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, ये क्रॉस होएगा, बट स्टिल आप मतलब उसका समझ रहे हैं। तो लेफ्ट में आता है रिसीट या क्रेडिट, और राइट में आता है पेमेंट या डेबिट। जिसमें इंपोर्ट करा तो हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करा तो हम रिसीट कर रहे हैं। सिंपल है। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऊपर किया और नीचे सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो गई, फिर इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड या पेड, फिर यूनिलैटरल रिसीट्स या पेमेंट्स। ये कई बार ऐसा होता है वन टाइम पेनल्टी कोई कंट्री को, अगर आप WTO की गाइडलाइंस ब्रेक करते हो या कुछ और इंटरनेशनल गाइडलाइंस आप ब्रेक कर रहे हो, तो उसके लिए आप एक तो उस अथॉरिटी को पेनल्टी पे कर रहे हो, और एक उस कंट्री को भी पे कर रहे हो जिसके अगेंस्ट आपने ब्रेक करी। तो वो इनका टोटल हो गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आई, मीडियम लॉन्ग टर्म बोरोइंग आई, इन्वेस्टमेंट बाहर करी, उन किसी और को लोन दिए, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म, इसका टोटल करा। कोई एक एरर आपने नोटिफाई कर दिया, उसको अगेन टोटल किया। रिजर्व्स, जो रिजर्व्स कौन सा है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर आए हैं तो आप माइनस करते हैं, गए हैं तो
रिजर्व्स में ये एक ही साइड पे आएगा, दोनों में नहीं आएगा। रिजर्व्स अगर कम हुए तो आप रिसीट में से माइनस करते हैं, बढ़ गए हैं तो आप इस साइड प्लस करते हैं। नीचे आया टोटल रिसीट इक्वल टू पेमेंट। और ये रिजर्व्स कौन से हुए, ये 20,000। ये 20,000 है, ये आपके रिजर्व्स बड़े हैं, यानी कि मेरे रिजर्व्स बड़े हैं तो मैंने कहाँ लिखा, पेमेंट्स में। मेरी ये साइड कौन सी थी, पेमेंट्स की साइड थी। मैंने अब फिर से कह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट मैंने उल्टा बनाया है, तो इस पे ज़्यादा फोकस ना कीजिए, इस पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर मैं ये सब इंडिविजुअली रीड नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। ट्रेड अकाउंट बैलेंस ये रहा, ये क्या कंसिडर करता है, सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उनकी जो वैल्यू है सिर्फ वो कंसिडर करता है। करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेड, यूनिलैटरल रिसीट या पेमेंट, ये सब कंसिडर करता है और कुछ कंसिडर नहीं करता। अभी आप सोच रहे हो कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब रिसीव कैसे, आप इन्वेस्टमेंट बाहर करते हैं तो उसका डिविडेंड आता है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लैंडिंग करते हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये वो हो गया यूनिलैटरल पेमेंट्स। मैंने आपको समझा दिया। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस में आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया या शॉर्ट टर्म लेंडिंग हो गई, मीडियम या लॉन्ग टर्म बोरोइंग लेंडिंग हो गई, वो सब आ जाता है। फिर आता स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड एरर्स एंड ओमिशन, मतलब तो अगर आपने कोई गलती कर दी, कुछ नंबर मिस कर दिया, कहीं पे ज़ीरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आप उसका जो है करेक्शन यहाँ पे करते हैं। फिर ओवरऑल बैलेंस अगर देखने की बात करें, ओवरऑल बैलेंस आ गया हमारा ये इसका टोटल। आज ये सारी चीज़ों का जब आप टोटल करेंगे तो ये ओवरऑल बैलेंस आ गया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैंने आपको यहाँ पे ऊपर एग्जांपल में बताया, तो ये एक्स्ट्रा इनकम आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में प्लस या माइनस है। अगर आपकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स हैं वो कम होंगे। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ेंगे। या आप चाहे तो उसको शॉर्टकट की तरह याद कर सकते हैं, ये दो चीज़ें कि क्या कम है क्या बढ़ेगा, तो आप वो देख के कर सकते हैं। फिर बेसिक बैलेंस यहाँ पे जो है टोटलिंग का ही काम है और कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, ये कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट बता दिया था जो कि ये है। ये पूरा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, यही आपको याद रखना होता है, यही आपके मायने रखेगा। और एक इसका बेसिक मीनिंग या डेफिनेशन, और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप चाहे तो उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ, ये आप एक बार देख सकते हैं, सरप्लस या डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। अगर ऑटोनोमस रिसीट, ऑटोनोमस अगर आप ना भी याद रखें तो रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो सरप्लस। जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताया, इनकम मतलब रिसीट, फिर एक्सपेंस मतलब पेमेंट, रिसीट, पेमेंट, यही याद रख लेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये चैप्टर की रिकॉर्डिंग काफ़ी छोटी थी। अगर आपको बुक की कॉपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स जो मैंने मार्किंग कर रखी है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले चैप्टर में। थैंक यू।